ओके सो हेलो गाइस, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज। इससे पहले मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर वीडियोस बना दी है। नाउ आई एम शेयरिंग द वीडियो फॉर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हम इस वीडियो को 1 घंटे में पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, शॉर्ट रिविजन टाइप, मतलब 6 घंटे में आप पूरी फिजियो रिवाइज कर सकते, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। द चैप्टर इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं, 3 भी आ सकते हैं, मतलब 8 नंबर से लेके 12 नंबर आप इस चैप्टर से ग्रैप कर लेंगे। तो 8 या 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से। तो चलो हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सर्कुलेशन, है ना। व्हाट इज सर्कुलेशन? सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। अब हमने क्या करा, सांस लिया था, अब हम खाना भी खाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स हमने बॉडी में ले तो लिया, बट वो न्यूट्रिएंट जो है बॉडी में मूवमेंट कैसे होती है। वो न्यूट्रिएंट मुंह से जाता है बगल कैविटी में, वहाँ से जाता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने का तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाता है, ब्लड में। और ब्लड सुखा क्या करता है, अलग अलग सेल्स के पास ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारे खाने से लेकर सेल्स के यूज़ करने तक न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कराता है। और सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, फ्लूइड्स के थ्रू होता है। कौन से फ्लूइड्स, जो हमारी बॉडी में है। इसलिए सर्कुलेशन का पूरा नाम क्या हो गया, बॉडी फ्लूइड्स। उन फ्लूइड्स को क्या कहा जाता है, बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट है कहीं बॉडी में, तो क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है। सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, CO2 एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सब कुछ। सर्कुलेशन इज द एवरीथिंग। तो बॉडी फ्लूइड आर द, क्या बोल सकते हैं, रोड्स, या फिर फिर कह सकते हैं ट्रैफिक सिस्टम्स। जो रोड नेटवर्क जो है ना हमारी बॉडी का, मूव जिस जहाँ से सारी चीज़ें आ जा रही हैं, एक से दूसरे की तरफ कनेक्टेड है, हाईवेज, रोड्स, वो जो पूरा नेटवर्क है, जाल, वो है आपका सर्कुलेशन। फॉर सर्कुलेशन सिंपल ऑर्गन, अब अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरीके हैं। सिंपल ऑर्गन्स है, उनके पास ऐसा कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं है, रोड्स वोड्स नहीं है। लाइक ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि डेजर्ट्स में रोड नहीं होती, बट तो क्या वहाँ पे भी तो लोग इधर से उधर जाते हैं ना, तो जैसे तैसे जिसको जहाँ से मर्जी वहाँ से जाता है। ठीक है, सराउंडिंग्स है। और जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो सिटीज़ है, जो डेवलप, बिल्कुल आप कंपेयर करो शहरों से, जहाँ पर डेवलपमेंट है, प्रॉपर रोड्स है, प्रॉपर नेटवर्क्स है, प्रॉपर कट्स, टर्न्स, लाइट्स, रेड लाइट सिग्नल्स, गेट्स, सब कुछ है ना। तो बट वही क्या है, सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज बॉडी फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब क्या, वही रोड्स, है ना, और गाड़ियाँ, फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। तो हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो कैसा है, क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मतलब समझो टनल सिस्टम, टनल सिस्टम, ठीक है, सबवे सिस्टम, टनल सिस्टम। ठीक है, ओपन टाइप का होता है, क्लोज टाइप का होता है। ओपन टाइप का कहाँ कहाँ पे होता है, तो जो कम डेवलप्ड है उनमें क्या है, ओपन, और जो अच्छे डेवलप्ड है उनमें क्या है, क्लोज्ड। ठीक है, तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है किसमें होता है, इस हेयर द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पासिस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसिस एंड कॉल्ड कैविटीज। तो उन्हें क्या कहा जाता है, साइनस। तो ओपन सिस्टम में ब्लड कहाँ से जाता है, साइनस से जाता है। ओपन सिस्टम से ब्लड कहाँ पे जाता है, साइनसिस से जाता है। बट वही अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम की, तो जो क्लोज सिस्टम जो होता है, हेयर द ब्लड पम्प्ड बाय अ हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल। मैंने कहा था ना टनल सिस्टम। तो ब्लड वेसल्स क्या है, हॉलो होती है अंदर से, जस्ट लाइक अ टनल सिस्टम। जैसे एक शहर है, उस शहर के चारों तरफ क्या है, या उस शहर में क्या है, रोड्स का नेटवर्क है, वैसे ही टनल्स का नेटवर्क है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसमें क्या मूव करता है, बॉडी फ्लूइड। ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, दिस इज़ मोर एडवांटेज। जैसे एडवांटेजेस क्यों है, यहाँ पे लॉस नहीं है ब्लड का, है ना, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चीज़ें चलती हैं। एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली, है ना, सिस्टमेटिक है। तो एनालीट्स से लेके कॉर्डेट्स में होता है, और ये ऑर्थोपोड्स और मोलस्क में होता है। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। जितनी वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास हार्ट है। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि किसके पास कितना हार्ट जो है वो चेम्बर्स है, कई पार्ट से मिलकर हार्ट बना है। तो किसका हार्ट कितने पार्ट का, यहाँ पर हमें ये देखना है। तो सबसे पहले बात आती है फिशेज़। फिशिश का हार्ट होता है वो 2 पार्ट्स का, 2 चेम्बर्ड कहा जाता है ना, एक एट्रियम एंड दूसरा वेंट्रिकल। फिशिश से ज़्यादा एडवांस कौन है, एम्फीबियंस, जो रोड पे भी रहते हैं, जो ज़मीन पे भी रहते हैं और उसमें भी रहते हैं, लाइक फ्रॉक्स। इनका कैसा है, इनका है 3 चेम्बर, 3 चेम्बर से 2 आर्टरी और एक वेंट्रिकल। ठीक है, ठीक है। और इसमें एक क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या है, क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल, और रेप्टाइल से कितना है चेम्बर है, 3 चेम्बर है। नहीं, क्रोकोडाइल इज अ एक्सेप्शन। क्रोकोडाइल का जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड है। ठीक है, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका कैसा होता है, 3 चेम्बर्ड होता है, 2 आर्ट्रिया एंड अ वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल इज इनकम्प्लीट एंड पार्टीशन। तो वेंट्रिकल का जो पार्टीशन होता है कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ,
क्रोकोडाइल्स के ऊपर, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स। तो क्रोकोडाइल का मतलब वही जो रेप्टीलिया है वो एक्सेप्शन है, बर्ड्स का मतलब एव्स और मैमल्स का मतलब हम सबका कैसा है 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्स हैं, चार, एक एट्रिया, दूसरा 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल्स हैं। आया समझ में। अब टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कितने तरह का हो सकता है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन में एक एक तरफ से ब्लड जा रहा है, दूसरी तरफ से ब्लड निकल जा रहा है, ठीक है। तो एक साइकिल हो रही है ब्लड की, दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। बहुत टफ है ये समझना, ठीक है। ये यही, अगर तो आपको ये नहीं पता चलेगा तो आप सर्कुलेशन नहीं समझ पाएंगे। सिंगल का मतलब क्या है, ये है आपका हार्ट फिशेज में, एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल, ब्लड यहाँ से गया, यहाँ से बाहर निकल गया, कोई और तरीका मूवमेंट का नहीं, तो इसे क्या कहा जाता है, वीनस हार्ट कहा जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रहा, ब्लड में कहाँ पे गया, हार्ट में गया, हार्ट से गिल्स में गया, गिल्स में उसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई, कहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स हुई, गिल्स में, लंग्स में नहीं, गिल्स में, ठीक है। फिर बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट ने ऑक्सीजन ले लिया, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में ऑक्सीजन कैसे लेता है बॉडी पार्ट्स। और उसके बाद दोबारा ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, वो दोबारा हार्ट में गया, फिर हार्ट से गिल्स में गया, गिल्स के बाद दोबारा ऑक्सीजन, गिल्स में ऑक्सीजनेशन हो गया। ये तो क्या आपका सिंगल सर्कुलेशन। अब आ जाओ आप इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ये एम्फीबियंस में होता है, इसमें होता है ऐसे, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। तो ये भी एट्रिया है, इसमें ही ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है। अब इसमें ऐसा क्या है, ये और ये फिर बाद में मिक्स हो जा रहा है। तो इन एम्फीबियंस इन रेप्टाइल्स इन दिस लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लेफ्ट एट्रियम है ब्लू से मैं ऑक्सीजनेटेड दिखा रहा हूँ, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। और जो राइट एट्रियम है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये वेंट्रिकल में जा रहे हैं तो ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है। तो ओवरऑल ब्लड तो बढ़ गया इसके अंदर, लेकिन अच्छा ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिक्स था वो कैसा हो गया, कम हो गया। तो ओवरऑल कैसा ब्लड कैसा हो गया, मिक्स्ड ब्लड हो गया। तो गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल, इट पम्प्ड आउट मिक्स्ड ब्लड। तो कैसा है, मिक्स्ड ब्लड है। उसके अलावा आता है आपका 4 चैम्बर डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब देखिए, ये वही हार्ट है। डबल सर्कुलेशन किससे मिलता है, 4 चैम्बर वालों में। तो जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ ये ऑक्सीजनेशन वाला सिस्टम है, और जो मैं इस रेड से बना रहा हूँ ये डीऑक्सीजनेटेड वाला सिस्टम है। तो क्या कहीं पे ब्लड की मिक्सिंग हुई पूरे में, नहीं हुई। तो एक सर्कुलेशन ये चल रहा है प्रॉपर, एक सर्कुलेशन ये चल रहा है, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया डबल सर्कुलेशन। तो 4 चैम्बर हेड का सर्कुलेशन कैसा होता है, डबल। किसमें होता है, ये बर्ड्स मैमल्स में। राइट एट्रियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पास टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पास टू लेफ्ट वेंट्रिकल। द वेंट्रिकल पम्प्ड इट इनटू सेपरेटली विदाउट एनी मिक्सिंग, जिसमें मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का डिवीजन किस तरह का है। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, इसका डिवीजन देखो, दो तरह का है। दो तरह के ब्लड सर, दो तरह का बॉडी फ्लूइड होता है। एक होता है आपका ब्लड, एक होता है आपका लिम्फ, ठीक है। दिस इज द ब्लड सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 3 चीज़ें हैं, एक तो हार्ट है जो ज़रूरत है, ब्लड, ठीक है, और ब्लड वेसल। ये 3 चीज़ें होंगी तो ये वाली पाइपलाइन काम करेगी आराम से। इस पाइपलाइन के लिए क्या चाहिए, हमें लिम्फ चाहिए, लिम्फ वेसल चाहिए, वेसल मतलब जिसमें वो चलेगा लिम्फ, और लिम्फ नोड्स चाहिए। जैसे यहाँ पे हार्ट है वैसे यहाँ पे क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, जो सिक्रीट, जो लिफ्ट जहाँ से लिम्फ सिक्रीट होता है, ठीक है। तो आओ अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है इसमें 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। इन दो चीज़ों को मिला के ब्लड बना है। प्लाज्मा जो होता है इसमें क्या होता है, पानी, बस, ठीक है। उसके बाद अब जो फॉर्म एलिमेंट होता है उसका मतलब सेल्स, उनके अंदर जो प्लाज्मा, अगर पानी अलग कर दिया तो जो बचा वो क्या बचा, फॉर्म एलिमेंट। तो उसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स, ये फिर आगे डिवाइड होती है 2 तरह की सेल्स में। ग्रैन्यूलोसाइट, इसको डिवाइड करो, ग्रैन्यूल मतलब, ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, मोती जैसे स्ट्रक्चर्स। तो ग्रैन्यूलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, ए ग्रैन्यूलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे। तो ग्रैन्यूलोसाइट्स टोटल होते हैं 3 तरह के, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट आपने पढ़ा है आगे चल के 2 तरह के फिर होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। आया समझ में। ये पूरी टेबल बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं एक बार फिर से पूरी बताता हूँ। सबसे पहले हमने देखा ब्लड, ब्लड के 3 हिस्से, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। तो हार्ट तो इकलौता ही है, कुछ नहीं करना, वैसे रब कर देता हूँ एक बार और अच्छे से करने के लिए। हाँ, तो 3 पार्ट, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। हार्ट अपना सिंगल,
ब्लड फिर तो ब्लड के अंदर दो चीज़ें, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, दोनों को हमने अलग कर लिया। प्लाज्मा फिर अलग, अब फॉर्म्ड एलिमेंट फिर तीन तरह की, फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर तीन तरह के फॉर्म सेल्स हैं, आरबीसी अलग, प्लेटलेट्स अलग, बच गई डब्ल्यूबीसी। अब जो डब्ल्यूबीसी है इसमें फिर दो तरह की सेल्स है, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। अब ग्रैन्युलोसाइट में तीन तरह की सेल्स है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल। और ए ग्रैन्युलोसाइट में दो तरह की सेल्स है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट आगे चल के फिर दो तरह की सेल्स है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये हो गया ब्लड। अब जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में क्या क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, अच्छा जो ब्लड लेके जाएगी टिश्यू के पास, सिंपल सोचो, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स है तो वो ब्लड कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस ब्लड को कौन लेके जाएगा, आर्टरीज। इसका एक एक्सेप्शन, इसका एक ही एक्सेप्शन है, मैं बता दूंगा। उसके अलावा अब जैसे ही ब्लड का ऑक्सीजन सेल्स ने ले लिया तो ब्लड में से ऑक्सीजन खत्म, तो ब्लड क्या कहलाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो फिर अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ट्रैवल करेगा, वेन्स में। अब आर्टरीज और वेन्स तो होगी बड़ी पाइपलाइन, और ये जो बड़ी पाइपलाइन, इनकी भी छोटी छोटी पाइपलाइन भी तो चलेंगी जो आपस में जुड़ेंगी, इन्हें आपस में जुड़ेंगी, निकलेंगी, जुड़ेंगी, निकलेंगी, है ना। तो ये क्या कहलाती है, छोटी जैसे कैपिलरीज। कैपिलरी चाहे वो आर्टरी की हो चाहे वो वेन्स की हो, कहलाएगी क्या, कैपिलरीज। अब आ जाओ लिम्फेटिक सिस्टम में, तीन चीज़ें वही, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड। अब हम देखते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, तीन चीज़ें हैं इसमें, आइए हमने पढ़ा क्या क्या है वो तीन चीज़ें, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। हार्ट तो अपना सिंगल, ब्लड वेसल दो तरह की, आर्टरी, वेन और कैपिलरी तीन तरह की, और जो सबसे मेन है ब्लड। अब ब्लड बना किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। 55% प्लाज्मा मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा, और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब वो सेल्स आधे से थोड़ी कम। क्वेश्चन है कि 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। वो तो इतना से याद है कि दो पार्ट में होता है, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा आधे से थोड़ा कम, प्लाज्मा आधे से थोड़ा ज़्यादा, 55 दिख जाएगा अपने आप पेपर में ही, इतना याद रखो, बस ये वर्ड्स याद रखो। और फॉर्म्ड एलिमेंट आधे से कम, आधे से कम 45, दो ही चीज़ें होनी है, तो आधे से ज़्यादा जो हो प्लाज्मा और आधे से कम जो हो फॉर्म्ड एलिमेंट। अब प्लाज्मा जो होता है उसमें होता क्या क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट में तो तीन तरह की सेल्स होती है, फिर वो आगे डिवाइड होती है, अभी हमने देखा। लेकिन प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा कुछ नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर का मतलब पता है ना, ये यही होता है स्ट्रॉ कलर, इस तरह का। स्लाइटली एल्कलाइन, 7.4 pH, विस्कस फ्लूइड, बिल्कुल पानी जैसा नहीं है, थोड़ा गाढ़ा है, ठीक है। क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर 90% तो पानी है, उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स हैं। कौन से प्रोटीन्स हैं, 6 से 8%। 90 से 92% पानी है, 6 से 8% प्रोटीन्स है। कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, फाइब्रोजिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। बहुत इंपॉर्टेंट, फाइब्रोजिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड कोएगुलेशन के लिए। फाइब्रोजिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड कोएगुलेशन के लिए। ग्लोबुलिन किसके लिए है, एंटीबॉडी के लिए, ठीक है। और एल्ब्यूमिन किसके लिए है, ऑस्मोटिक बैलेंस और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। तीनों पे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि वो तीन प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं, फाइब्रोजिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूलिन, तब ठीक है। अब इसके बाद आओ, उसके अलावा क्या होता है, उसमें ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ये सब कहाँ होता है, खून में ही तो होता है। तो खून में कहाँ होता है, खून में ये सब प्लाज्मा के अंदर होता है। उसके अलावा जो आयन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कहाँ होते हैं, ब्लड में होते हैं। ब्लड में कहाँ होते हैं, प्लाज्मा के पास होते हैं। इसी वजह से तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से प्लाज्मा कैसा है, ज़्यादा है। गैसेज लाइक CO2 और O2 ये भी तो प्लाज्मा में ही घूमती हैं। और अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दें तो प्लाज्मा क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें तो प्लाज्मा क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड, ठीक है। अब दूसरी पार्ट आता है ब्लड का, प्लाज्मा हमने देख लिया। दूसरा पार्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने क्या बोला, तीन तरह की सेल्स होती है। कौन कौन सी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसका दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। ये रहा एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो, रो रा रेड, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। मतलब ऐसे करा, एरिथ्रो, रो रा रेड, एरिथ्रो रा रेड, एरिथ्रो रेड, एरिथ्रो रेड, ठीक है। अभी कैसे होती है, होती है बाई कनकेव। बाई कनकेव कैसा होता है दिखने में, बाई कनकेव होता है दिखने में ऐसा, ऐसी,
आया समझ में? दिस इज द बाइकनकेव। और थोड़ा मतलब अच्छे से बनाऊं तो ऐसा, ऐसी सेल्स होती है बाइकनकेव, दोनों तरफ से अंदर की तरफ धसी हुई। दिस इज कॉल्ड बाइकनकेव। ठीक है, बाइकनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस कैसा होता है? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। नो माइटोकॉन्ड्रिया, गोली कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं होता है आरबीसी में। क्यों इतना खाली स्पेस होता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकते। इसलिए क्या है, मॉडिफिकेशन है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। कितना है नॉर्मल हीमोग्लोबिन? 12 से 16 ग्राम। कितना है? 12 से 16 ग्राम पर डे। लोग कहते हैं ना मेरा हीमोग्लोबिन कम है, तो किससे कम है वो? 12 से कम है वो। काउंट कितना होता है आरबीसी का सेल्स में? आरबीसी होता है 5 से 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन। अब इसके आगे वाला ध्यान रखना हमेशा, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी क्यूब, सॉरी मिलीमीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर क्यूब कर देगा, मीटर क्यूब कर देगा, किलोमीटर क्यूब कर देगा। तुम्हें क्या करना है? मिलीमीटर क्यूब, एमएम क्यूब, एमएम क्यूब, एमएम क्यूब। ठीक है, एमएम क्यूब। ठीक है, एमएम क्यूब क्या? मिलियन। कितना? 5.5 मिलियन। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। कहाँ बनता है रेड बोन मैरो? कहाँ पे होती है? बोन के अंदर होती है, सेंटर में होती है रेड बोन मैरो। दो तरह की बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो और रेड बोन मैरो। तो कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में। 120 दिन इसकी लाइफ स्पैन होती है, 120 दिन बाद मर जाता है। कहाँ जाके मरता है ये? स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होता है। इसलिए स्प्लीन क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन इज कॉल्ड कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। आरबीसी कहाँ जाके कब दफन होती है? स्प्लीन में। सबसे ज़्यादा नंबर आरबीसी का कहाँ पे मिलेगा? स्प्लीन में। फंक्शन क्या है आरबीसी का? CO2 एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आ जाइए WBC, वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद हम करेंगे WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद हम देखेंगे WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स आ गया, इसको दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। कलरलेस होती है सबसे पहली बात, कोई कलर ही नहीं होता। न्यूक्लियस इनमें होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, WBC में न्यूक्लियस होता है। दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, उसका नाम एरिथ्रोसाइट। ठीक है। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, वो कहाँ पे थी? रेड बोन मैरो। ये दूसरी वाली बोन मैरो। लिम्फ नोड, स्प्लीन हर जगह बनती है। लाइफ स्पैन होता है इसका 1 से 15 दिन, या 10 से 12 दिन भी कह सकते हैं। 1 से 15 दिन आप याद रखो। ठीक है। क्या करता है? ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। हमारी बॉडी की जो फाइटिंग कैपेसिटी है उसे क्या कहा जाता है? फॉरेन बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, उसका पार्ट है। प्लस दो टाइप्स की होती है। मैंने पहले कहा था ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनमें ग्रैन्यूल्स हो, और एक ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स ना हो। तो पहले हम देखेंगे ग्रैन्युलोसाइट, जल्दी जल्दी। ग्रैन्युलोसाइट 3 होती है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन होती है? न्यूट्रोफिल्स। उससे उससे कम कौन सी होती है? इसिनोफिल्स। और फिर कौन सी होती है? बेसोफिल्स। कब कौन सी काम आएगी? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, न्यूट्रोफिल्स। जब भी कहीं पे कोई इफेक्ट होता है बॉडी में, कुछ भी होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर घुसता है, कोई भी बैक्टीरिया, एंटीजन, कुछ भी, सबसे पहले कौन पहुंचती है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल इज द सोल्जर ऑफ द बॉडी। फेगोसाइटोसिस करती है, खा जाती है उसको। ठीक है। इसिनोफिल्स ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करती है, एलर्जिक रिएक्शंस में काम आती है। इसिनोफिल्स कब बढ़ेगा आपकी बॉडी में? जब एलर्जिक रिएक्शंस होगी, खांसी आना, छींक आना, एलर्जी की वजह से, तो क्या बढ़ जाएगा बॉडी में? ये इसिनोफिल बढ़ जाएगा। ठीक है। और फेगोसाइटोसिस कौन करती है? न्यूट्रोफिल करती है। बेसोफिल्स जो है ये हिस्टामिन सिक्रीट करती है। ये भी जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, लाल रेडिश पर जाना, लाल पड़ जाना, सूज जाना, ये सब क्यों होता है? एलर्जी है ना, चीटी काट लेती है, तो उन सब पे कौन काम करती है? बेसोफिल्स काम करती है। उसके बाद आती है एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट में होती है दो तरह के सेल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी है, और होती कितनी नंबर में? नंबर 2 है। ठीक है। सबसे ज़्यादा होती है न्यूट्रोफिल्स, फिर होती है ल्यूकोसा लिम्फोसाइट। ठीक है। उसके बाद आती है मोनोसाइट्स। ठीक है। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी मोनोसाइट, और दोनों ही क्या है? एक ग्रेनुलोसाइट, याद रखना। सबसे बड़ी सबसे छोटी दोनों किस में आती है? एक ग्रेनुलोसाइट में आती है। सबसे छोटी लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी मोनोसाइट। ठीक है। परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट का जो है नंबर 2 है वो। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होती है बॉडी में। उसके अलावा 100 से याद रखो, 100 में प्लेटलेट्स थर्ड। ठीक है। हाँ सॉरी, लिम्फोसाइट्स, हाँ इनका काम क्या है? लिम्फोसाइट दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। क्या करती है ये? इम्यून रिस्पॉन्सेज। जब भी बॉडी में कोई इम्यून रिस्पॉन्स होता है, कोई भी फॉरेन एंटीजन अटैक करता है, तो ये उनसे लड़ती है बस।
सेम काम जो लिम्फोसाइट, सेम काम जो न्यूट्रोफिल्स करती है वही काम मोनोसाइट करती है। क्या करती है? ये फेगोसाइटोसिस, ठीक है, खा जाना। प्लेटलेट जो होती है कैसी होती है? ये भी कलरलेस होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है और सेल फ्रेगमेंट्स होती हैं, पतली 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 ऐसी दिखती है, ठीक है, दिखने में ये ऐसी होती हैं। दिस आर द प्लेटलेट्स। इनका काउंट कितना होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख। कौन सी बीमारी से प्लेटलेट्स कम हो जाता है? बीमारी का नाम है डेंगी। प्लेटलेट्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नॉर्मल क्या है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर MM3। वो कितना था? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर MM3। और जो ये न्यूट्रोफिल्स कितनी होती है, लिम्फोसाइट्स कितनी होती है, ये लिखा नहीं है पर रख लो। न्यूट्रोफिल होती है 4,000 से 11,000, 4,000 से 11,000, ठीक है। 7 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है। काम किसमें करती है? ब्लड क्लॉटिंग, खून को रोकने में हेल्प करती है। अब ब्लड कोआगुलेशन पे आ जाओ। कोआगुलेशन का मतलब वही, याद है जब भी तुम्हें चोट लगती है उसके कुछ दिनों के बाद एक ब्राउन कलर का स्कम बन जाता है, एक ब्राउन कलर का कुछ पपड़ी सी बन जाती है। क्यों बनी हो? क्योंकि हमें ब्लड क्या हुआ, रुका। अगर ब्लड बहता रहता तो आपकी डेथ हो सकती थी, लेकिन ब्लड को रोकना है। ब्लड को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे बॉडी के पास खुद का ब्लड लॉस रोकने के लिए एक मैकेनिज्म है, उसे क्या कहा जाता है? ब्लड की क्लॉटिंग कहा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन एक ही बात है। इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टैटिस। हीम का मतलब होता है ब्लड और स्टैसिस का मतलब होता है रुकना, तो हीमोस्टैसिस, ठीक है। तो प्रिवेंट द ब्लड लॉस थ्रू इंजरीज एट द साइट ऑफ इंजरी फॉलो इवेंट। क्या क्या होता है इसमें? सबसे पहले क्लम्प प्लेटलेट्स एंड टिश्यू। प्लेटलेट्स नाम की सेल टिश्यू के साथ आके चिपक जाती है। क्या रिलीज करती है? केमिकल। नाम क्या केमिकल का? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, इट फॉर्म थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, एंजाइम। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बनाता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाता है। जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है वो क्या करता है? वो प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक एलिमेंट है, ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन, इससे बनेगा थ्रोम्बिन। किसके प्रेजेंस में? थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बिन है इसके प्रेजेंस में फाइब्रिनोजेन क्या बनेगा? फाइब्रिन बनेगा, ठीक है, एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और क्या लगेगा यहाँ पे? कैल्शियम आयन। इसलिए कैल्शियम क्या है? जरूरी है कैल्शियम बॉडी के लिए। तो वो कौन सा एलिमेंट है जो हेल्प करता है? कैल्शियम एलिमेंट हेल्प करता है ब्लड कोएगुलेशन में। क्वेश्चन आ चुका है कि विच एलिमेंट हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन। एलिमेंट कौन सा है? कैल्शियम, कैल्शियम 2+, ठीक है। तो थ्रोम्बिन ने कन्वर्ट करा, क्या थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में क्या हुआ? फाइब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट हुआ? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन ही वो थ्रेड्स होती हैं जो खूब सारी थ्रेड्स आके ऐसे जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो एक स्कम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम क्या कहा जाता है? क्लॉट कहा जाता है या फिर कोएगुलम कहा जाता है, ठीक है। आगे समझ में। अगले देखो हम ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग का मतलब क्या है? ब्लड ग्रुपिंग दिया किसने? कार्ल लैंड स्टेनर ने। किसने दिया? कार्ल लैंड स्टेनर। कार्ल लैंड स्टेनर, इन्होंने क्या दिया? ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग क्या है? ABO ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। इसमें हमें देखना है 4 जीनोटाइप है, 6 फिनोटाइप है, बस इतना याद रखो। 4 जीनोटाइप है, 6 फिनोटाइप है, 4 तरह के हैं, जिसकी वजह से 6 तरह के ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल होती हैं। कौन कौन से? बस आपको ये टेबल इस बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन। अगर मान लो ये एक RBC की सेल है, इस पर सरफेस एंटीजन है A, तो ब्लड ग्रुप हो गया A। अगर सरफेस एंटीजन क्या है? B, तो ब्लड ग्रुप हो गया B। अगर सरफेस एंटीजन है क्या? अगर सरफेस एंटीजन है AB और AB और BB है, तो ब्लड ग्रुप हो गया A। और अगर कोई सरफेस एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो गया 2। पर तुम तो बोलोगे 4 ही तरह के ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो फिनोटाइपिकली तो 4 ही तरह के होते हैं। पर जब हम जेनेटिक लेवल में जाते हैं तो A में, अब ये रीसस मंकी पॉजिटिव H पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो B पॉजिटिव। सेम इसके साथ भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सेम इसके साथ भी यहाँ पे हो जाएगा, और सेम इसके साथ भी यहाँ पे हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 8 हो गया, और ठीक है। तो अब देखो, अभी टेबल देखो, 2 मिनट में टेबल समझ में आ जाएगी जब तुम्हें ये आ गया समझ में, ठीक है। तो अब देखो, ऑन RBC सरफेस नेमली A एंड B, सिमिलरली प्लाज्मा कंटेन 2 एंटीबॉडीज। प्लाज्मा के अंदर 2 एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। आइदर वो एंटी A हो सकता है या एंटी B हो सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है, मतलब उसके सेल के ऊपर क्या है? A है, तो मतलब उसका एंटीजन क्या है? A है, तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? A। इसलिए हम A वाले को कहीं भी B का ब्लड ग्रुप, B वाला ब्लड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो उसे मार देगी। तो इसलिए A जो है किस किसको दे सकता है? जो उसके पास खुद है ना, सिर्फ वो जिसके पास होगा उसको दे सकता है। तो A अपना खून किसको दे सकता है? A वाले को दे सकता है, और AB वाले को दे सकता है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ B तो है, लेकिन B के साथ A भी तो है। अगर B नहीं हो तो और किसको दे सकता है? जिसके पास कुछ नहीं है उसको तो दे ही सकता है ना, क्योंकि वो इसको मार तो पाएगा नहीं। वैसे B है, तो मतलब सेल के ऊपर B है, तो एंटीजन क्या कहलाया? B कहलाया। अब किसके अगेंस्ट? एंटीबॉडी। एंटीजन के अगेंस्ट क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। तो एंटी क्या होगी इसकी? एंटीबॉडी क्या होगी? A। तो मतलब B कभी सिर्फ A को नहीं देगा, वो B को दे सकता है, AB को दे सकता है, और O को दे सकता है। अब जो AB है, AB मस्त है, AB के पास दोनों है, तो इसे किसी से खतरा नहीं है, इसे कोई नहीं मार सकता, ठीक है। तो पर इसकी खासियत ये है कि ये ब्लड देगा सिर्फ AB वाले को, बट ये ब्लड ले किससे सकता है? सबसे ले सकता है।
इसके पास ए भी है, तो अगर ए वाला इसको खून देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके पास बी भी है, अगर बी वाला भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब तुमने सुना ही होगा कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो तो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, किसी को भी खून दे सकते हैं। अब ये जो ओ वाला है, बट सबसे ले नहीं सकते, सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं, तो वो कहानी यहाँ पर प्रूव हो जाती है। अब ओ का मतलब कोई एंटीजन नहीं है। अगर एंटीजन नहीं है तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज तो दोनों प्रेजेंट होगी, फिर ए भी होगी और बी भी होगी। तो चाहे ए का ब्लड दो तो भी मरेगा, बी का ब्लड दो तो भी मरेगा, ए बी का ब्लड दो तो भी मरेगा। लेकिन ये किसको दे सकता है? ये ए को भी दे सकता है क्योंकि इफेक्टिव नहीं होता, बी को भी दे सकता है, इफेक्टिव नहीं होता, और ए बी को भी दे सकता है। पर इसको कौन देगा? इसको देगा सिर्फ ओ। आगे समझ में? Antigen A react with anti-A, antigen B react with anti-B. If blood with interactive antigen and antibody are mixed, ठीक है, तो अगर मिक्सिंग हो जाए ब्लड की तो क्या हो जाती है? क्लम्पिंग। क्लम्पिंग क्या कहा जाता है? एग्लूटिनेशन। पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप, जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, उन्हें क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर्स कहा जाता है। पर्सन हु कैन डोनेट ब्लड टू एनीवन। पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो ले तो सबसे सकते हैं खून, पर दे सिर्फ ए बी को दे सकते हैं। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी और यूनिवर्सल डोनर ओ। उसके अलावा आता है आर एच ग्रुपिंग। ये तो हो गया। अब जो प्लस माइनस लिखा होता है ना, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, तो जो प्लस माइनस है वो आर एच है। आर एच का रीसस, रीसस एक मंकी था, उस मंकी के ऊपर था आर एच फैक्टर। तो 80% जो ह्यूमन्स है उनमें आर एच फैक्टर मिलता है। ठीक है, तो नियरली 80% ऑफ ह्यूमन्स आर आर एच पॉजिटिव। ठीक है, आर एच पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंस ऑफ आर एच फैक्टर, और नेगेटिव का मतलब एब्सेंट ऑफ आर एच फैक्टर। एंटी आर एच एंटीबॉडी जो है आर नॉट नेचुरली फाउंड। बॉडी के अंदर नॉर्मली एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं होती है। सो आर एच नेगेटिव person can receive RH positive blood only once it be only once, but it causes the development of anti-RH antibody in his blood. मान लो मैं हूँ RH नेगेटिव, तो मेरे पे अगर जब फर्स्ट टाइम अगर किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया तो RH पॉजिटिव डाल देगा। लेकिन जैसे ही आर एच पॉजिटिव डालेगा, अब मेरी बॉडी के अंदर क्या बन चुकी है? एंटीबॉडीज, क्योंकि अब तो एक्सपोजर मिल गया उसको। नेचुरली नहीं थी पर अब तो फाइट करके बन गई ना, अब नहीं डाल सकता। तो सिर्फ सेकेंड ट्रांसफ्यूजन जो होता है आर एच पॉजिटिव ब्लड का, वो एग्लूटिनेशन कॉज कर देता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। इसलिए क्या किया जाता है? आर एच ग्रुपिंग शुड भी मैच, इसलिए ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है कि क्यों इस लफड़े में पड़ना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिखता है एक बीमारी से, इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस? ठीक है, इफ आर एच इनकम, इट इज अ केस ऑफ आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। यही काम कैसे होगा ये इसमें दिखाया गया है। बिटवीन आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर एंड आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटर। मदर जो है वो आर एच नेगेटिव थी, और फीटर जो है वो आर एच पॉजिटिव पैदा हो गया, तो क्या होगा? ठीक है, तो आर एच एंटीजन डू नॉट get mixed with the maternal blood in the first pregnancy because placenta separate it from the blood. मान लो मदर आर एच नेगेटिव थी और ब्लड का कैसा था? आर एच पॉजिटिव। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू दोनों के ब्लड क्या थे? सेपरेटेड थे, तो ये सेपरेटेड ही रहना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन बट ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी द मेटरनल ब्लड गेट एक्सपोज टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड। बट डिलीवरी के टाइम पे ये चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि मदर के अंदर जो है आर एच एंटीबॉडीज बन जाती है। ठीक है, इट कैन इन केस ऑफ हर सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी, अगर उस फीमेल को दोबारा प्रेगनेंसी हुई तो जो आर एच एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई है मदर के अंदर, वो अब एंटीबॉडीज तो लीक आउट कर जाती है प्लेसेंटा के थ्रू, वो फीटल ब्लड के साथ लीक आउट करेंगी आर एच पॉजिटिव और डिस्ट्रॉय कर देगी फीटल आरबीसी को। इसलिए क्या करेगी? फीटल आरबीसी को मार देगी। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाए, जो कि विच इज फैटल एंड फीटस कैन कॉज सीवियर अनीमिया जॉन्डिस ऑफ द बेबी। दिस कंडीशन इज कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, इट कैन बी अवॉइडेड। कि इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जैसे ही डिलीवरी हुई फर्स्ट, उसके बाद हम एंटी आर एच एंटीबॉडी दे देंगे, ताकि क्या होगा? एंटी आर एच एंटीबॉडी, एंटी आर एच एंटीबॉडी से क्या होगा? क्यों एंटी आर एच बन ही नहीं पाएगा, एंटीबॉडीज को पहले ही मार देगी, तो नॉर्मल रहेगी चीज़ें। इसीलिए आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी एंटी आर एच एंटीबॉडीज दे दी जाती है। अब आओ ब्लड वेसल्स। हमने कहा था ब्लड वेसल्स होती है तीन तरह की, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। अब जो आर्टरीज होती है ये क्या करती है? लेके जाती है ब्लड को, मैंने क्या कहा था, जो टिश्यू तक जाए। कहाँ से? हार्ट टू टिश्यू। ठीक है, एक इसका एक्सेप्शन क्या है? एक है कौन? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर क्योंकि ये एक्सेप्शन होती है कि कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, द स्मॉलर ब्रांच जो है उसको आर्ट्रियोल कहा जाता है। आर्टरीज की तीन लेयर होती है, कौन कौन सी? सबसे अंदर इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया, और उसके बाद ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, आ जाओ। ट्यूनिका मीडिया स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल की होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना कनेक्टिव टिश्यू की होती है। उसके बाद तो वेन्स। वेन्स जो है ब्लड की तरफ, अब वेन्स क्या करते हैं?
कहाँ लाएंगे, सेल से हार्ट की तरफ लेके आते हैं, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट को वेन्यूल कहा जाता है। 3 लेयर इनकी भी होती है, बट इनका मीडिया जो होती है वो थिन होती है। वेन्स जो है कैसे होती है, उनकी लेयर्स होती है थिन, तो उनमें स्पेस ज़्यादा होता है मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब कैपिलरीज वही छोटी छोटी आर्टरीज और वेन्स क्या कहलाती है, कैपिलरीज कराती है, लेयर वेन्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड कैपिलरीज, दे यूनाइट इनटू वेन्यूल्स। ठीक है, अब हर्ट पे आ जाओ। हर्ट कैसा है, origin, heart is a mesodermally derived organ in mediastinum. Mediastinum is a space, कैसा है, mesodermally और mesodermally derived organ। ठीक है, इसका इससे कहते हैं कि व्हाट इज द साइज। साइज इज द क्लिंच, मुट्ठी बंद करो, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी उतना बड़ा आपका हर्ट, क्लिंच्ड फेस्ट। ठीक है, 3 डबल लेयर से प्रोटेक्टेड है पेरिकार्डियम की। दोनों लेयर के बीच में क्या है, स्पेस है, पेरिकार्डियल स्पेस में क्या भरा हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, जो फ्रिक्शन को रोकता है। हार्ट के 4 चैम्बर है, हमने कहा था ये है हमारा हार्ट के 4 चैम्बर है, ऊपर के 2 आर्टरिया, नीचे के 2 वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। दो जो वॉल है उसको किसकी बनी हुई है, कार्डियक मसल की बनी हुई है। कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होती है, अपने अकॉर्डिंग काम करती है। वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द आर्टरिया। और जो वॉल है, ये वेंट्रिकल्स की वॉल जो है थोड़ी सी बड़ी है आर्टरिया की वॉल से। ठीक है, ये वेंट्रिकल्स मैंने बड़ी बना दी, वी ए। ये है भैया पूरा स्ट्रक्चर। तो देखो, तो आर्टरिया आर सेपरेटेड बाय इंटर आर्टरियल सेप्टा। ये है आर्टरिया, ये है आर्टरिया, ये सेपरेटेड है किससे, दिस इज वन आर्टरिया एंड दिस इज द सेकेंड आर्टरिया। पूरा जो है सेकेंड आर्टरिया किससे सेपरेटेड है, इंटर आर्टरियल सेप्टम से। दिस इज द इंटर आर्टरियल सेप्टम। देखा, ये क्या है, ये है इंटर आर्टरियल सेप्टम। ठीक है, किससे जुड़ी है, इंटर आर्टरियल, 2 आर्टरिया के बीच में। जो वेन है ये किससे है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये ग्रीन वाला इंटर आर्टरियल सेप्टम और नीचे वाला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इन बिटवीन आर्टरी एंड वेंट्रिकल देयर इज अ थिक फाइब्रस आर्टरियोवेस्कुलर सेप्टम। अब आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या है, आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इतना बीच में स्पेस है, ये खाली जगह है ये। ठीक है, दिस इज अ खाली जगह, दिस इज अ खाली जगह। ठीक है, इंटर आर्टरियल सेप्टम। याद रखना, ट्राई मतलब 3, ट्राइकस्पिड और एक आएगा बाइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड वॉल जो होती है ये क्या क्या करती है, गार्ड करती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल। इसको जो गाइड कर रही है कितनी है, 3 है, तो क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे जो कर रही है वो कैसी है, 2 है, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये जो दिख रही है क्या है, ये है बंडल ऑफ फिश। क्या है ये, बंडल ऑफ फिश, कॉर्डेट एंड है ये, सॉरी। बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है, पिक्चुअल वॉल्व। ओपनिंग करती है लेफ्ट आर्ट्रियम की, लेफ्ट वेंट्रिकल में। दिस वेल्व्स अलाउ टू द फ्लो ऑफ ब्लड इन टू ओनली वन डायरेक्शन, ताकि ब्लड वापस ना जा सके फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल हैज ओपनिंग पल्मोनरी आर्टरी में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग है वो कहाँ पे है, आयोटा में। ठीक है, उसमें नहीं दिखाया है वो। सीधा सीधा बताऊं तो ये कुछ ऐसा है, ट्राइकस्पिड 3 बना दिए, बाइकस्पिड 2 बना दिए। ये चला गया तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी, ये चला गया तुम्हारा आयोटा, ये तुम्हारा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना का हुआ आ गया इसमें ब्लड लेकर, और ये तुम्हारा पल्मोनरी वेन्स आ गया इसमें ब्लड लेकर। ये है तुम्हारा आर ए, ये तुम्हारा आर एल वी आर वी, ये तुम्हारा एल ए, ये तुम्हारा एल वी। ठीक है, ऐसा कुछ। अब सिस्टम कैसा है इसका, इट सिस्टम इंक्लूड्स नोडल टिश्यूज। अब जो है ना, इसे करो रब, दोबारा समझते हैं कैसे हार्ट में कंडक्शन होता है। उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जनरेशन, इट इंक्लूड्स नोडल टिश्यू, बंडल्स एंड फाइबर्स। 3 चीज़ें, इनके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हमारा हार्ट काम करता है। तो सबसे पहले जो नोडल टिश्यू है, नोडल टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स। ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स है जो कहाँ पर है, हार्ट में प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 2 जगह प्रेजेंट है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहली है SAM और AVN।
दिख गई दोनों, SAN एंड AVN। तो जो SAN है, जिसका नाम है साइनोएट्रियल नोड, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ये रहा राइट एट्रियम, इसका ये राइट अपर कॉर्नर, सही बात है, मैंने इसलिए बॉक्स बना दिया जिससे आपको लोग डिफ्रेंशिएट कर सको, फिर से बना देता हूँ, ये देखो राइट अपर कॉर्नर। और लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे क्या है तुम्हारा, AVN, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है, कहाँ पे, आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास। अब जनरेशन कैसे होता है इम्पल्स का, अब देखो क्या होता है, फ्रॉम द AVM, अब AVM से पहले सिस्टम देख लो पूरा, अब AVM से तुम्हें ये पीली सी लाइन दिख रही है, ये येलो सी लाइन, तो ये क्या है, बंडल ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का एक पूरा बंडल जो है वो आर्टिवियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को पियर्स करता हुआ कहाँ जाता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम में जाता है, ठीक है, और फिर जाके ये लेफ्ट बंडल में और राइट बंडल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, ईच ब्रांच पास थ्रू द वेंट्रिकुलर वॉल्स, उसके बाद ये वेंट्रिकल की वॉल्स में चला जाता है, एक तरह से ये तारों का नेटवर्क जा रहा है, ठीक है। इन द वेंट्रिकल वॉल्स इट ब्रेक्स अप इनटू माइन्यूट फाइबर्स, और यहाँ जाके बहुत छोटे 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 फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है, ऐसे बहुत छोटे 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 फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है, और उन फाइबर्स को कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर। दिस फाइबर्स अलोंग विद द बंडल इज नोन एज बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर प्लस बंडल्स क्या कहलाता है, बंडल ऑफ हिस कहलाता है, बंडल ऑफ हिस। अब जो नोडल टिश्यू है, ये नोडल टिश्यू है SAN, ये क्या करता है, जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इट इज ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो मतलब खुद एक्साइट हो जाता है। SAN इनिशिएट द मिनिएचर एंड मेंटेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट बाय जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 पर मिनट, सो इट इज कॉल्ड पेस मेकर। तो पेस मेकर किसे कहते हैं, SAN को पेस मेकर, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि पेस मेकर लगा है, पेस मेकर लगा है, तो उसका उनके अंदर क्या लगा है, आर्टिफिशियल SAN लगाया, सो दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता रहे। अब देखो कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल जो है, एक बार जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का कंप्लीट, वो कहा जाता है एक कार्डियक साइकिल, ठीक है। रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक बार हार्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पूरा रिलैक्ट हो गया, नॉर्मल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर नॉर्मल अपने साइज पे आ गया, तो एक कार्डियक साइकिल कहलाता है। 3 स्टेजेस होती है उसमें, सबसे पहले होती है जॉइंट डायस्टोल, फिर आता है आर्ट्रियल सिस्टोल, फिर आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सबसे पहले वो वर्ड्स, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टोल, डायस्टोल। तो डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, और सिस्टोल का मतलब होता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले होता है जॉइंट डायस्टोल, इसमें क्या होता है, जैसे ही जॉइंट डायस्टोल होगा तो व्हेन द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट में और वेना कावा से, है ना, पल्मोनरी एंड वेना फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड जो है कहाँ आ रहा है, पल्मोनरी वेन से सीधा कहाँ गिरा, वेंट्रिकल में। क्यों गिरना, तो उसको आर्टरी में चाहिए था, बट क्योंकि वो ढक्कन खुला हुआ है तो सीधा पान कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है, आ गया थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। सेमिलुनर वॉल्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। अब सेमिलुनर वॉल्स कौन से हैं, वेंट्रिकल से जो पाइपलाइन बाहर जा रही है उसको कौन गार्ड कर रहा है, सेमिलुनर वॉल्स। आर्टरिया से वेंट्रिकल में आने के लिए कौन कर रहा है, राइट में ट्राइकस्पिड और लेफ्ट में बाइकस्पिड। तो यहाँ पर क्या हुआ, जॉइंट डायस्टल में दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड खोले, जैसे ही खोले तो पल्मोनरी वेन जो कहाँ पे गिरा रही थी, लेफ्ट आर्ट्रियम में, और वेना कावा जो कहाँ गिरा रही थी, राइट आर्ट्रियम में, वहाँ से सीधा ब्लड कहाँ पहुँचा, वेंट्रिकल्स में पहुँच गया। अब आर्ट्रिया, अब ये तो सीधा वाला गिर गया, लेकिन जो आर्ट्रिया में ब्लड था पहले से वो कब गिरेगा, जब आर्ट्रिया प्रेस होगा तो वो बचा हुआ ब्लड भी गिर जाएगा। तो फिर आता है आर्ट्रियल सिस्टोल। तो ऐसे इन जनरेट एक्शन पोटेंशियल भी हमने ऊपर देखा, एज अ रिजल्ट बोथ द आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों आर्ट्रिया क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इट इज कॉल्ड आर्ट्रियल सिस्टोल। और इसमें क्या होगा, इट इंक्रीज द ब्लड फ्लो बाय कितने परसेंट, 30%। वेंट्रिकल में ब्लड तो वैसे भी जा ही रहा था ना, पर जैसे ही आर्टरियल सिस्टोल होगा तो ब्लड का फ्लो कितनी परसेंट से बढ़ जाएगा, 30% से बढ़ जाएगा, 30% तेजी से ब्लड उसमें बढ़ना शुरू होगा। अब जैसे ही आर्टरिया रिलैक्स हुआ तो वेंट्रिकल दबेगा, जब वेंट्रिकल दबेगा तो वेंट्रिकल से सारा ब्लड कहाँ जाएगा, पाइप्स के थ्रू। जो लेफ्ट का ब्लड है वो आयोटा के थ्रू होते हुए बॉडी में चला जाएगा, और जो राइट का ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स के पास चला जाएगा, ताकि उसके अंदर क्या मिक्सिंग हो जाए, ऑक्सीजन की। फिर ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद वो दोबारा कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू टिश्यू में आ जाएगा। तो ये है 2 सर्कल, एक सर्कल यहाँ चला, वही ब्लड फिर घूम के वहाँ से इसमें आ गया, और फिर यहाँ से वो चला गया, ठीक है।
तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही जो एसए ने जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा था, अब वो तार के थ्रू कहाँ पहुंच गया, एवीएन तक पहुंच गया, एवी बंडल तक पहुंच गया, जहाँ से वो बंडल ऑफ हिस में पहुंचा, जैसे बंडल ऑफ हिस ने ट्रांसमिट किया तो पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, और जैसे ही पूरे मस्कुलेचर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची तो पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसे कहा जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस द आर्टरिया अंडरगो डायस्टोल, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो आर्टरिया रिलैक्स हो रहा होता है, तो डायस्टोल में जा रहा होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, और जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं बैकफ्लो को रोकने के लिए। पर जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स होते हैं वो खुल जाते हैं। जैसे सेमिल्यूनर वॉल्व्स खुलते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, और जो जो राइट वेंट्रिकल के साथ है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आयोटा में चला जाता है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ है। आयोटा, ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी वाला कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन, याद करो, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, पर पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो क्या लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, क्योंकि वो लंग्स के पास लेके जा रही है ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए। द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, जैसे रिलैक्स होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो सेलुलर वॉल्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और ट्राइकस्पिड वॉल्स क्या हो जाएंगे, खुलेंगे, और फिर सीधा फिर सेम वही चीज़ शुरू हो जाएगी कि जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुलेंगे तो पल्मोनरी वेन से और वेना का वहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, सीधा का सीधा वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। तो पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो एक वेंट्रिकल एंड द आर्टरी अगेन अंडरगो जॉइंट डायस्टोल एंड द अबव प्रोसेस रिपीट, द कार्डियक साइकिल इज कंप्लीट इन 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में क्या होती है, कंप्लीट होती है। एक हार्ट बीट जो होती है वो एक कार्डियक साइकिल के बराबर होती है। तो नॉर्मली जो है 70 से 75 टाइम, अब देख लो ना, 60 मिनट का होता है तुम्हारा, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 0.8 सेकंड में एक बार हो रहा है, तो कितने बार होगा टोटल, 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, इसलिए क्या कहते हैं 72 मिनट्स होती है हार्ट बीट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दिल। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज जितना धड़कता है इनटू जितना गया, तो इट इज 70 ml। क्या कहलाता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग एक कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में ब्लड ने कितना किया, कितना एक बार में कितना बाहर निकला, 70 ml बाहर निकलता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कार्डियक आउटपुट कितना हुआ, एक बार में निकल रहा है 70, धड़क कितने मार रहा है, 72 बार, तो इसका आंसर आता है 5000 ml। तो आंसर क्या आता है, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर। तो हमारे बॉडी में कितना ब्लड है, 5 लीटर ब्लड है। ठीक है, तो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड हमारी बॉडी हमारे हार्ट से पार हो जाता है। दिस इज़ वेरी है, एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा हाई हो सकता है। अब हार्ट की साउंड्स, अब जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं हम धक 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 ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो क्या आवाज़ें हैं, ठीक है, तो दिस आर कॉल्ड हर्ट साउंड्स। तो ये दो तरह की साउंड्स होती है, एक का नाम होता है लब, दूसरे का नाम होता है डब। फर्स्ट होती है लब, दूसरी होती है डब। लब कब सुनाई देगी, लब सुनाई देगी जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है दोनों बंद होंगे, और डब कब सुनाई देगी, जब सेमिल्यूनर वॉल्व्स बंद होंगे। ठीक है, तो एक लब और एक डब, एक हार्ट बीट में एक बार लब होता है और एक बार डब होता है। एक बार ट्राइकस्पिड बंद होगा तो लब सुनाई देगी, जब सेमिल्यूनर्स बंद होंगे तो डब सुनाई देगी। अब आ जाओ ईसीजी पे। व्हाट इज ईसीजी, ईसीजी जो है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको गलती गलती क्या करोगे, यहाँ पे नाम और काम दोनों अलग अलग है। डिवाइस का नाम है ग्राफ, और काम करता है ये ग्राम, नॉर्मली कहते हैं टेलीग्राम। टेलीग्राफ को बोले तो मतलब क्या होता है, ग्राफ, है ना। तो ये याद रखना, सबसे कन्फ्यूजन तो यही है। मैं तो लास्ट यही सोचता था। तो इंस्ट्रूमेंट इज ग्राम एंड द वर्क डन इज ग्राफ, सॉरी, द इंस्ट्रूमेंट इज ग्राफ एंड द वर्क इट डन इज ग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए क्या करना होता है, ईसीजी हमें कैसे निकालना होता है, पेशेंट को कनेक्ट किया जाता है ईसीजी मशीन से, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाई जाती है, कहाँ कहाँ पे लगाई जाती है, 1 एट ईच रिस्ट एंड, ठीक है, तो दोनों हाथों की रिस्ट पर, जहाँ पे घड़ी बांधते हैं रिस्ट पे एक एक, और एक एंकल पे, लेफ्ट एंकल पे पैरों के। ठीक है, तो एक ईसीजी की फाइंडिंग्स क्या क्या होती है, तो उसमें 4 तरह की वेव्स होती है, कौन सी, पी वेव, क्यूआरएस और टी। पी वेव जो होती है, दिस इज द पी वेव। व्हाट इज दिस, व्हाट इज रिप्रेजेंट, आर्टियल सिस्टोल, आर्टरी का कॉन्ट्रैक्ट होना, पी। क्यूआरएस क्या दिखाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, और टी वेव क्या दिखाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स का नॉर्मल रिलैक्स हो जाना। तो पी क्यूआरएस टी, पी आर्टरी के लिए, क्यूआरएस और टी वेंट्रिकल्स के लिए। क्यूआरएस वेंट्रिकल का सिस्टोल और टी जो है वेंट्रिकल का डायस्टोल।
ठीक है, रिलैक्सेशन। डेविएशन इन द ईसीजी इंडिकेट एबनॉर्मेलिटी एंड द डिजीज, सो ईसीजी इज द ग्रेट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद तो डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन क्या चीज़ है? तो डबल सर्कुलेशन, इट इज द सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस कंप्लीटिंग अ सर्किस। ब्लड दो बार तो ट्रेवल कर ही रहा है ना? ये देखो, इसको मैं से काट देता हूँ तो तुम्हें अच्छे से इजी हो जाएगा ये करना। अब आ रहा है ना समझ में पूरा? मम्मी देख, वी विल सी। सो गाइस, नाउ वी विल सी डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं। देखना कैसे है? देखने के लिए बस 3 चीज़ें हम लोग को देखनी है। ठीक है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे, पहले मैं बना देता हूँ। ये है हमारा हार्ट जो 4 पार्ट में है। ठीक है, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको मैं ब्लू से बनाऊंगा और जो ऑक्सीजनेटेड होगा उसको मैं पिंक से बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे है एक टिश्यू। लेट दिस इज अ टिश्यू। ठीक है, अब ये जो टिश्यू है इसके पास ऑक्सीजन था ब्लड से, तो मान लीजिए ओके। ठीक है, चलो 1 मिनट, इसको स्टार्ट करते हैं हम लंग्स से। सो लेट दिस इज अ लंग। ठीक है, ये लंग्स है। लंग्स से क्या आई? एयर आई, है ना? लंग्स से ऑक्सीजन अंदर आया। ठीक है, यहाँ पर आ रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही इसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई, ये ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। यहाँ पे लंग्स पे ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये ब्लड कहाँ पहुँचा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से पहुँचा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बाहर आया और ये कहाँ पहुँचा? सेल के पास। जैसे सेल के पास आया तो ऑक्सीजन दोबारा कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। और यहाँ से एक दूसरी गैस CO2 इसमें लोड हो गई। CO2 लोड होती है ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन गई तो क्या कहलाया? डीऑक्सीजनेटेड। तो टिश्यू के लेवल पे क्या हो गया? ये टिश्यू के पास ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। ये फिर दोबारा कहाँ पहुँचा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ पहुँचा? ये राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ पहुँचा? लंग्स के पास। ठीक है, आया समझ में? तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ तक। यहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुरू हुआ चलना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से घूमता हुआ यहाँ तक। क्या ये दोनों मिक्स हुए कहीं पर भी? नहीं हुए। तो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। यही चीज जो है, यही चीज ये बनाई हुई, यही चीज है जो ये बनाई हुई है। दिस एंड दिस इज सेम। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसको याद रखना, इस डायग्राम को सारा समझ में आ जाएगा। सो इट इज एज सिंपल एज डैट कि it is a circulation of blood which flows through the heart twice completing its circuits। अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करने में ब्लड जो था वो हार्ट से कितने बार गुजरा? 2 बार गुजरा। एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। इट इंक्लूड्स परमुलर। अब इसके बेसिस पे 2 तरह का सर्कुलेशन होता है। जो ब्लड लंग्स में जा रहा है, ऊपर क्या है? लंग्स, नीचे क्या है? टिश्यू, उसे कहा जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो ब्लड टिश्यू के पास जा रहा है उसे कहा जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है? तो सर्कुलेशन बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट। हार्ट से यहाँ से शुरू होके लंग्स का सर्कुलेशन क्या कहलाता है? पल्मोनरी। तो डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये रहा राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से किसके थ्रू पहुंचा? ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंचा? लंग्स में। वहां जाइए क्या हुआ? इसके अंदर O2 मिक्स हुई। जब O2 मिक्स हुई तो क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजनेशन हुआ। और ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर क्या हुआ? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे आ गया? ये राइट वेन, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आ गया। खत्म। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन देखो। सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड वेरियस बॉडी। अब हार्ट से, अब ये तो ऑक्सीजनेट होके आ गया ना वापस दोबारा हार्ट के पास। हार्ट से ही निकला, ऑक्सीजनेट हुआ, फिर हार्ट में आ गया। अब हार्ट से टिश्यू तक का जो सिस्टम है क्या कहलाता है? हार्ट से टिश्यू तक का जो सिस्टम है क्या कहलाता है? सिस्टमिक। ब्लड कैसा था? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा,
तो लेफ्ट आर्ट्रियम आया, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, बड़ी पाइपलाइन आयोटा में आया, और आयोटा से आर्टरीज, आर्टरीज से उससे छोटी आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज टिश्यू से कनेक्टेड होती है तो टिश्यू में पहुंचा। जैसे टिश्यू में पहुंचा तो टिश्यू ने ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन के लेने के बाद क्या हुआ, ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर डीऑक्सीजनेटेड, फिर वही वेन्यूल, वेन्यूल से उससे बड़ा वेन्स, वेन्स से फिर वेना कावा, और वेना कावा से राइट, ये आ गया। हमने यहीं से चलना शुरू करा था, ये पहले यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे आया ऑक्सीजनेट होके, फिर दोबारा। तो कितने बार हार्ट को कराया इसने, 2 बार। क्या दोनों, क्या कहीं पर मिक्स हुआ, नहीं हुआ। सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इसलिए डबल सर्कुलेशन कहलाता है। 2 बार जाता है, दोनों बार में मिक्स नहीं होता है। अब ये देख लो वही डायग्राम, बॉडी पार्ट टिश्यू, लंग्स, पल्मोनरी वेन्स, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। अब इसमें दिक्कत कहाँ होगी आपको, इसमें आपको दिक्कत होगी ये याद करने में। ये डायग्राम आ जाएगा और बीच के वर्ड्स गायब होंगे। एक बार वर्ड्स देख लो। आर्टरीज कैसा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, ठीक है, मतलब अच्छा वाला। बट एक आर्टरी उसका एग्जांपल है, कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी। ये कैसा लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन इसमें नहीं है। वेन्स कैसा लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, बट एक उसका एक्सेप्शन कौन है, पल्मोनरी वेन, वो कैसा लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड। खत्म। नीचे आओ, वेंट्रिकल से जो लेके जा रहा है अयोटा, नीचे लेके जा रहा है डोर्सल अयोटा, ठीक है, बॉडी पार्ट, ठीक है। तो एक और, ठीक है, और ये जो पाइप से क्या है, ये आर्टरी है, उस पर्टिकुलर आर्टरी का नाम अयोटा है, ठीक है आर्टरी। आर्टरी की खासियत 3 लेयर्स होती है, क्या, एक्सटर्ना, इंटीमा और मीडिया। मीडिया और इंटीमा। ल्यूमेन कैसा होता है, छोटा, तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर में जाती है, ठीक है। वेन्स का ल्यूमेन कैसा होता है, बड़ा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। ग्रेट वेन्स, वेना कावा कहते हैं इसको, कहाँ लेके जाते हैं, राइट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में कौन आके खुलता है, पल्मोनरी वेन। राइट एट्रियम में कौन खुलता है, वेना कावा। सुपीरियर होता, और ये 2 तरह का होता है, ऊपर से आएगा तो सुपीरियर वेना कावा, नीचे से आएगा तो इन्फीरियर वेना कावा, आईवीसी और एसवीसी, ठीक है, खत्म। बाकी ये कैपिलरीज है। वेन का ल्यूमेन कैसा होता है, बड़ा होता है। आर्टरी का ल्यूमेन कैसा होता है, छोटा होता है, क्योंकि मीडिया की, क्योंकि एक की ट्यूनिका मीडिया चौड़ी होती है, एक की ट्यूनिका मीडिया पतली होती है। तो जिसकी मीडिया पतली होगी तो उसका ल्यूमिन ऑब्वियस सी बात है, खाली स्पेस कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस टू द टिश्यू एंड CO2 दैट हार्मफुल सब्सटेंसेस को अवे करती है, एलिमिनेट करती है। उसके अलावा एक और स्पेशल सिस्टम है हमारी बॉडी में, क्या कहता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये क्या होता है, दिस इज अ सिस्टम विच इंक्लूड्स द हिपैटिक पोर्टल वेन। इसमें कौन सी वेन होती है, क्योंकि सिस्टम का नाम क्या है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो वेन कौन सी है, हिपैटिक पोर्टल वेन। और ये कैरी करती है ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन वही जगह है जहाँ से हमारा खाना क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, हिपैटिक सिस्टम में जाता है। और हिपैटिक सिस्टम से कहाँ पे जाता है, लिवर, वेयर, लिवर के बाद वेयर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जो हम खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होता है, सबसे पहले इंटेस्टाइन में पहुँचता है खाना, इंटेस्टाइन से उसको अब्जॉर्व किया जाता है, कौन से सिस्टम में लोड किया जाता है, कौन से रोड पे, हिपैटिक पोर्टल वेन पे। हिपैटिक पोर्टल वेन उसे कहाँ लेके जाती है, लिवर में, और लिवर फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कि इसको कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। आया समझ में। अब कोरोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टम है, इसको कोरोनरी सर्कुलेशन करते हैं। अब जो हार्ट है वो अपने आप में भी तो एक ऑर्गन, तो उसे भी तो ब्लड चाहिए। हार्ट पूरे सिस्टम का ब्लड दे रहा है, बट हार्ट को कौन दे रहा है ये सब चीज़ें, तो उसके लिए जो सिस्टम, उसका नाम है कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी वेसल सर्कुलेट ब्लड इन द कार्डियक मस्कुलेचर, तो उसको अपने भी तो ध्यान रखना है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, अभी जल्दी जल्दी देखो। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है ऑटो रेगुलेटेड है, कहा था ना नोड्स, SAN और AVN। मायोजेनिक, मायोजेनिक का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटरी, और खुद वो कर लेना, प्रोड्यूस कर लेना चीज़ों को, ठीक है। उसके अलावा ब्रेन में एक जगह है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके अंदर एक सेंटर है कार्डियक एक्टिविटी के लिए, ANS। सिंपैथेटिक नर्व जो होते हैं ANS की इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट को, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है ये डिक्रीज करती है हार्ट बीट को। एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स होते हैं वो कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स कौन होते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, फाइट, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, जिसकी वजह से स्ट्रेस की कंडीशन में एड्रेनलिन रिलीज होता है, तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई चाहिए होती है, बस वही वाली बात लिखी हुई है। और लिम्फेटिक सिस्टम पे आ जाओ। 2 सिस्टम थे ना, लिम्फेटिक और ब्लड। ब्लड सिस्टम इतना बड़ा था, अब लिम्फेटिक तो छोटा सा है। लिम्फेटिक में 3 चीज़ें, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स, ग्लैंड्स भी कहा जाता है इन्हें। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, जैसे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास करता है, सम वाटर एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस आर फिल्टर आउट फ्रॉम द प्लाज्मा एंड टू द इंटरसेलुलर स्पेस टू फॉर्म अ टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो जैसे जैसे कैपिलरीज से ब्लड जा रहा होता है तो उसमें से थोड़ा सा पानी और कुछ न्यूट्रिएंट्स
बाहर निकल जाता है मेम्ब्रेन से, और वो अगल बगल फैल जाता है। कैसा होता है वो? वाटरी होता है, कलर भी उसका वैसे कलरलेस होता है। क्या कहलाता है वो? लिम्फ कहलाता है। इट हैज़ सेम मिनरल कंट्रीब्यूशन एज ऑफ प्लाज्मा, उसमें उतने उतने ही मिनरल्स होते हैं क्योंकि जितने प्लाज्मा में होते हैं। क्यों उतने होंगे? क्योंकि ब्लड से तो निकला है, अभी तो हमने देखा कि ब्लड से निकला है प्लाज्मा में से, उसी में से जो है पानी और वो जो है फिल्टर आउट हो जाता है थोड़ा सा। सम टिश्यू फ्लूइड एंटर लिम्फेटिक सिस्टम एंड टिश्यू फ्लूइड इन द सेम इज कॉल्ड लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। इट ड्रेन्स बैक टू द मेजर वेन, दोबारा वो वेन में जाके पानी को मिला देता है। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स। लिम्फ में क्या होती है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स क्या थी? अ टाइप ऑफ सेल्स। बी लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट याद करो, WBC इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। हाँ, फंक्शन क्या है लिम्फ का? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट इज़ अ मिडल मैन बिटवीन ब्लड और टिश्यू। ये है टिश्यू, ये है ब्लड की पाइपलाइन, इसके बीच का जो स्पेस है ये लिम्फ है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए तो उसको लिम्फ क्रॉस करना पड़ेगा। टिश्यू फ्लूइड हेल्प टू एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स, गैस एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड सेल। इट कैरी प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज इन द लिवर एंड ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ऊपर देखे थे। ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फैट को, फैट सॉल्युबल विटामिन को और हार्मोन्स को। फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स। लिम्फ नोड प्रोड्यूस WBC, वाइट ब्लड सेल कहाँ बनती है? लिम्फ नोड्स में। कौन से? लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज बनाता है। उसके अलावा डिसऑर्डर्स देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है, होने वाली बीमारियां कौन कौन सी सर्कुलेटरी सिस्टम की? आर कॉल्ड डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला हाइपरटेंशन, सबसे बड़ी बीमारी है हाइपरटेंशन। उसका दूसरा नाम हाई ब्लड प्रेशर। कुछ नहीं है, ब्लड ये वॉल है वेसल की, ये RBC जा रही है, सेल्स जा रही है। ये सेल्स जब जा रही है तो इसके ऊपर कितना प्रेशर लगा रही है? वॉल्स पे, ठीक है। तो क्या है? द प्रेशर ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। नॉर्मली होता है 120/80, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है, mmHg, ठीक है, ये नॉर्मल है। सिस्टोलिक पंपिंग प्रेशर, कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग। 120 mm सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अगर BP नॉर्मल है तो उसको हाइपरटेंशन, सॉरी, अगर बीपी हाई है नॉर्मल से, मतलब 120/80 से ज़्यादा, तो क्या कहा जाता है? उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। और अगर ये रिपीटेडली है, मतलब लगभग इतना ही रहता है, तो इंसान किस में हो सकता है? हाइपरटेंशन में हो सकता है, और उसको हार्ट डिजीजेज हो सकती है और वाइटल ऑर्गन भी आगे जाके। तो हाइपरटेंशन कब बोलोगे? जब 140/90 से ज़्यादा हो, 140/90 से ज़्यादा हो। अगली बीमारी CAD। व्हाट इज CAD? CAD इज कोरोनरी हार्ट डिजीज। What is CAD? CAD is coronary heart disease, CAD। इसमें दो तरह की डिजीज होती है, एक होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस होते हैं एट्रो, एक होती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। याद रखो दो वर्ड्स, ठीक है। एक होती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एक होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस कुछ नहीं है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरीज की बीमारी, और एथेरोस्क्लेरोसिस जो है आर्टरीज की बीमारी है। तो किस क्लास में आती है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की क्लास में आती है। कुछ नहीं होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। देखो, ये ब्लड की पाइपलाइन है, क्या हो गया? क्लॉट बन गया। अब यहाँ से आ रहे हैं इतने, जा कितने पा रहे हैं? इतने। तो क्या हुआ? रास्ता बंद हो गया, ठीक है। हेयर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रेट टिश्यू आर डिपॉजिट इन द आर्टरी। कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। सो द ल्यूमन ऑफ द आर्टरी बिकम नैरो। तो आर्टरी का ल्यूमन कैसा हो गया? छोटा हो गया, और ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो गई। उसके अलावा एक बीमारी होती है एंजाइना। व्हाट इज एंजाइना? एंजाइना कुछ नहीं है, एंजाइना इज एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट का मतलब जो तुरंत हुआ हो, ड्यू टू O2 डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से चेस्ट पेन फील होगा हर्ट में, तो क्या कहा जाता है? एंजाइना। हर्ट मसल को नहीं मिल पाया, इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो कैसे हो सकता है? और मिडिल एज के लोगों में तो ये होता ही है। फिर आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर CHF भी कहते हैं। व्हाट डज इट मीन? हार्ट फेलियर ड्यू टू कंजेशन। कंजेशन का मतलब कहीं ना कहीं पे ट्रैफिक है, फंसा हुआ है मामला, कुछ तो फंस रहा है। इट इज़ द इनेबिलिटी ऑफ अ हार्ट टू पंप ब्लड एफिशिएंटली टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। कोई कहीं ना कंजेशन है, कंजेशन इन द ल्यूमन, ल्यूमन में कंजेशन, वही कुछ फंस गया है, इसकी वजह से अब हार्ट जो है प्रॉपरली खून दे ही नहीं पा रहा है, तो काम हो नहीं पा रहा है। फिर एक आता है कार्डियक अरेस्ट। तब अलग अलग है। हार्ट फेलियर का मतलब
पंपिंग नहीं हो पा रही है ब्लड की प्रॉपर। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट ने काम करना ही बंद कर दिया है, जब चुप हो गया हार्ट, बिल्कुल चल ही नहीं रहा, धक धका ही नहीं रहा है। अब हार्ट अटैक क्या है? सडन डैमेज। अब ये है हमारा हार्ट, इसका मान लो एक पैच डैमेज हो गया, ये कहलाता है हार्ट अटैक। क्यों हो गया? क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई। ब्लड में क्या था? ऑक्सीजन, सेल मर गई, तो ये हार्ट अटैक है। ठीक है, अभी हार्ट जिंदा है लेकिन प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, तो हार्ट फेलियर है, फेल क्या है फुल काम करने में। और अगर इस हार्ट ने धकधकाना ही बंद कर दिया तो क्या कहलाता है? ये कार्डियक अरेस्ट। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब कुछ फंस जाए ल्यूमन में। एंजाइना का मतलब चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन। और बीपी अगर 140/90 से ज़्यादा हो। तो सारी बीमारी हमने देख ली, सर्कुलेशन हमने देख ली, रिलेज रेगुलेशन देख लिया, डबल सर्कुलेशन देख लिया, ईसीजी देख लिया, कार्डियक साइकिल हमने देख ली, उसके अलावा कंडक्टिंग सिस्टम देख लिया, हार्ट देख लिया, ब्लड वेसल्स देख ली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड देख लिए, ब्लड वास्कुलर सिस्टम देख लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड देख लिया, सर्कुलेटरी पाथ देख लिया। हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया सिर्फ 1 घंटे में। सो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके बाद जो थर्ड वीडियोज़ है, आई थिंक थर्ड चैप्टर इज़ एक्सक्रीशन, है ना? तो आई विल नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सक्रीशन के नोट्स 1 घंटे में पूरा एक्सक्रीशन भी आप लोगों को करा दूंगा। और इसके बाद मैं इसी पर्टिकुलर चैप्टर का PYQ जो है 10 ईयर्स के, लगभग 10 क्या, मैं लगभग 20-30 ईयर्स के PYQs भी डाल दूंगा। थैंक यू।